बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास चार, मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त दौरा उज़्बेकिस्तान पर हैं। वज़ीर आज़म ने वहाँ बातचीत करते हुए ये कहा कि अफ़गानिस्तान में पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान जो कर सकता है वो करेगा। अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात लगाए गए वज़ीर आज़म ने भी उसे मुस्तरद किया, दफ्तर ख़ारजा ने भी मुस्तरद किया है। कल अमन कॉन्फ्रेंस होनी थी पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के हवाले से। अफ़गान हुकूमत की इमा पर और उनकी दरख्वास्त पर ये अमन कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, लेकिन अब इस्तदा की गई कि इसको डिले कर दिया जाए। नई तवारीख का ऐलान तो नहीं हो सका। वज़ीर आज़म के दौरा उज़्बेकिस्तान के मौके पर ताशकंद के अंदर भारतीय सहाफ़ी की जानिब से वज़ीर आज़म से सवाल किया गया कि क्या मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ साथ चल सकते हैं, तो वज़ीर आज़म इमरान खान का जवाब था कि हम तो शुरू से ही ये चाह रहे थे कि भारत के साथ मुज़ाकरात हों, पुरअमन हमसाया हमारे साथ बातचीत कर पाए, लेकिन आरएसएस की आइडियोलॉजी बीच में आ चुकी है जिसकी वजह से बेहतरीन मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, खित्ते की सूरत हाल के साथ साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल में आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने और राव खालिद। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का इस हवाले से वक्त देने के लिए। नाज़रीन, भारत जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर भी दरअंदाजी कर रहा है, भारत जो खित्ते में बदअमनी भी फैलाना चाहता है, इसको भी सूरत हाल के साथ लिंक करेंगे। ये पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा नहीं है, ये पाकिस्तान को कोई ऑफिसर नहीं है जो भारत के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। ये उन्हीं के ही लोग हैं, उन्हीं के ही रहनुमा हैं, उन्हीं की नुमाइंदगी करते हैं और भारतीय सरकार के जुल्म सितम और जबर से तंग आकर ये फैसला कर रहे हैं। तो भारत पाकिस्तान के हवाले से क्या ईमा रखता है और किस तरह की उसकी थॉट है, वो पाकिस्तान पे इंपोज क्यों करता है? अंदरूनी हालात नजर नहीं आते, खित्ते में बदअमनी फैलाना नजर नहीं आती। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, नरेंद्र मोदी की मुश्किलात में कितना इजाफा हो रहा है, हुकूमत कितनी खतरे में है और 22 तारीख के हवाले से क्या प्लान है सिखों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर, बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर साजिश की। अब जब अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजें चली गईं, जब अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम होने लगा, तो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन को ख़राब करने के लिए, अफरा तफरी पैदा करने के लिए भारत ने अपने मज़मूम अज़ाइम जो है उस पर काम शुरू कर दिया। मैंने कल प्रोग्राम में ये ब्रेक की थी कि 3000 भारतीय फ़ौजी जो हैं वो काबुल में मौजूद हैं। किस वक्त गए, क्यों गए, किस लिए गए, क्या करने गए, ये सबको पता है। कंधार उनका एक ऐसा मरकज़ था जहाँ से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती थी पाकिस्तान में दहशतगर्दों को, कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह दहशतगर्दी करनी है। अब हर सूरत में सी पैक के ख़िलाफ़ और दीगर मामलात में भारत चल रहा था। CIA उसकी सपोर्ट कर रही थी और दीगर CIA, मोसाद, NDS ये मिल के कर रहे थे। लेकिन भारत जहाँ पर यह गेम खेल रहा था कि किसी तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम ना हो, वहाँ पे बिल्कुल खाना जंगी शुरू हो जाए, तो उसको अब अपनी पड़ गई है। 22 जुलाई को ईद के अगले रोज़ यासर भारत में एक ऐसा खौफनाक काम होने जा रहा है कि जिसके मतलब आप ये आपने सुन लिया। ये खालिस्तान तहरीक के रहनुमा ने क्या कहा, इसने सिखों से क्या कहा है, इसका बयान आपने सुन लिया। बिल्कुल वाज़ेह कहा कि आप जब तक पार्लियामेंट हाउस पे कब्जे नहीं करेंगे, जब तक आप दिल्ली के अंदर मुकम्मल दाखिल नहीं होंगे, जब तक सरकारी इमारतों पे कब्जे नहीं करेंगे, जब तक उनके तिरंगे को नीचे नहीं फेंकेंगे, जब तक खालिस्तान का झंडा ऊपर नहीं आएगा, जब तक इनके अपने लोग नहीं आएंगे, उस वक्त तक जो सिख किसान हैं उनको उनकी ज़मीनें वापस नहीं मिलेंगी, उनको उनके हकूक़ नहीं मिलेंगे, उनको उनके घर नहीं मिलेंगे, उनको उनका हिस्सा नहीं मिलेगा। तो 22 जुलाई जो है, इस 22 जुलाई को इंडिया के अंदर एक बहुत खूनी खेल खेला जाएगा। सिख अपने हकूक़ के लिए निकलेंगे, जबकि RSS जो गुंडे हैं जिनके हवाले से आज वाज़ेह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी कहा, उनको आज नरेंद्र मोदी ने मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। पुलिस उनके हवाले, फ़ौज उनके हवाले, वहाँ की दीगर एजेंसीज उनके हवाले। उन्हें कहा गया है कि 22 तारीख को अगर सिख एक कदम आगे बढ़ाएं तो गोलियाँ चला दें। उनको खंजर दे दिए गए हैं, राइफलें दे दी गई हैं, उनको असला दे दिया गया है, उनको सब कुछ दे दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि आप, उससे पहले उन्हें क्या कहा गया है कि 22 तारीख की सुबह खुद RSS के गुंडे जो हैं सिखों के रूप में आएंगे, चंद एक जगहों पर भारतीय परचम नजर आतिश करेंगे, उसे जलाएंगे तिरंगे को, फिर यह तासर दिया जाएगा और फिर यह जोश लाया जाएगा कि उठो भारतीयों, उठकर इन सिखों के साथ लड़ो। ये सिख जो हैं ये किसी और की माँ पे कर रहे हैं। ये पहले एक ड्रामा किया जाएगा, फिर उस ड्रामे के बाद इन सिखों पर
खूनी जो जंग होती है जिसे कहते हैं खूनी हमला, वो किया जाएगा। उसके लिए वहाँ पे असला तैयार पड़ा है, RSS को मुकम्मल बाइख्तियार कर दिया गया है। वहाँ की रॉ जो है वो उनकी एक पूरी टीम जो है वो देख रही है। और हो सकता है, मैं आपको ये भी बता दूँ, हो सकता है ये 21 की शाम को ये काम शुरू हो जाए, लेकिन सिख जो है वो वहाँ पे फैसला कर चुके हैं। सर टरू का दिन होगा, 22 तारीख होगी, क्योंकि भारत के अंदर भी बहुत ज़्यादा तादाद में मुसलमान मौजूद हैं। जहाँ मुसलमान एक तरफ अपनी कुर्बानी कर रहे होंगे, ईद का दूसरा रोज़ होगा, तो वहाँ पर हिंदू कोशिश करेंगे मुसलमानों और सिखों पर मिलकर जुल्म करने। अंदरूनी तौर पे खुद कमज़ोर है, लेकिन खित्ते का ठेकेदार बनने का इस वक्त इरादा किया हुआ है, तो उसमें भी पसपाई का सामना करना पड़ेगा। राव साहब, आप क्या समझते हैं कि भारतीय मीडिया जो है वो खुद को पोर्ट्रे करता है कि हम जमहूरी मुल्क के रहने वाले हैं, हम खित्ते में अमन फैलाने वाले हैं, और आज जिस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ताशकंद में सवाल किया गया, उस पर वज़ीर आज़म के जवाब को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, वज़ीर आज़म का तो एक स्टैंड पॉइंट है उसके ऊपर, बड़ा क्लियर है, और ये आलमोस्ट अब तो दुनिया भी तस्लीम करती है जिसकी रिपोर्ट्स भारत के अंदर जो मज़ालिम हो रहे हैं अक़लियतों के साथ, कश्मीर के अंदर पर्टिकुलरली, और अभी लेटली जो प्रेस के अगेंस्ट जो एक कह लें कि बुलिंग शुरू हुई है उसकी, और अभी एक बहुत बड़े अखबार के एडिटर थे, उनको मर्डर भी हुआ है एक सियासत में, तो वो एक ये सारी चीज़ें आपके सामने है। उसमें प्राइम मिनिस्टर उसी चीज़ को बुनियादी तौर पे पॉइंट आउट कर रहे थे कि हम महज़ब पड़ोसियों की तरह रहना चाहते हैं, लेकिन भारत में क्योंकि RSS का नज़रिया जो है वो जो हिटलर के उन्होंने तशबीह दी थी, जो वो नज़रिया था, तो वो जब पनप रहा है और उसकी बुनियाद पे मोदी ने गुजरात से लेके कौमी इलेक्शन तक जीते, वो समझता है कि ये नज़रिया अगर मैं प्रोपोगेट करूँगा तो इससे मेरी जो बीजेपी है या मेरी जो फतह है वो यकीनी होती चली जाएगी। लेकिन उसके नुकसानात कितने हैं ये शायद उन्होंने कभी इस बारे में सोचने की ज़हमत नहीं की, क्योंकि वो समझते हैं कि हम जब तक इक़्तिदार में हैं मज़े लें, उसके बाद क्या होता है भारत के अंदर क्या नहीं होता। जितनी डिवाइड उस सोसाइटी में हो चुकी है, उनके अंदर से इतनी आवाज़ें उठ रही हैं। मीडिया, अगरचे मेजॉरिटी ऑफ मीडिया इतना ज़्यादा उसको नहीं कर रहा, इंटरनेशनल मीडिया भी उसके ऊपर उस तरह से नहीं कर रहा जिस तरह वो चीन के मुसलमानों के हवाले से बात करता है या और जगहों के हवाले से बात करता है, वो इसके हवाले से, और बर्मा में जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से इंटरनेशनल मीडिया उस तरह से प्रोजेक्शन नहीं करता, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट हैं। कश्मीर के हवाले से उस तरह से वो बात नहीं करता, लेकिन अंदर से उनके बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइसेस उठी हैं। कश्मीर के अंदर से तो ऑब्वियसली हमेशा से उठती रही हैं, उनकी एक तहरीक है पूरी, वो जानी माली सारा अपने कुर्बानियाँ दे रहे हैं और आवाज़ भी बड़े भरपूर तरीके से उठाते रहते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर से मीडिया, उनके इंटेलिजेंशिया जो है उसके अंदर से आवाज़ें उठी हैं जिसको दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ हीले बहानों से। इसी तरह से सिखों की जो तहरीक है बुनियादी तौर पे, उस किसी का क्या कसूर है, उनके अंदर के मसाइल हैं जिसकी वजह से वो उठ खड़े हुए हैं। उनको भी शायद ख़तरा है कि ये अक़लियतों को जिस तरह से मार्जिनलाइज कर रहे हैं, तो सिखों के साथ भी ये किसी न किसी स्टेज पे जाके पहले जैसे कर चुके हैं 80s में, एक दफ़ा फिर उनके खिलाफ इस किस्म का कुछ ज़ालिमाना इक़दाम उठाएंगे, उनका कत्लेआम होगा। तो इसलिए उन्होंने अपनी हकूक़ के लिए प्लस इस फियर के पेश नज़र के ये जो जिस तरह से मोदी सरकार इसको और अमित शाह चलाने की कोशिश कर रहे हैं मुल्क को, धौंस और धांधली से, जबर से, आवाज़ें खामोश करके, लोगों को ज़ुबानें बंद करके, कब्ज़े करके लोगों की जगहों के ऊपर, कश्मीर के अंदर जिस किस्म का कब्ज़ा उन्होंने किया, तो यकीनन उसके रिजेंटमेंट हर जगह पे मौजूद है। और ये लावा फटना है किसी दिन, थोड़ा करे फटे, ज़्यादा फटे, ये फटना है किसी दिन अगर इन्होंने होश के नाखून ना लिए। और मुहज़्ज़ब हमसाये के तौर पे, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, मुहज़्ज़ब हमसाये के तौर पे अगर अपने आप को इस खित्ते में ना रखा, आगे आप उज़्बेकिस्तान में बात करेंगे, मैं फिर बताऊंगा रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से भारत किस तरह मार्जिनलाइज होगा अगर ये इस मामले में इसी तरह हठधर्मी का शिकार रहा। जी, अगर पॉजिटिव एक्ट ना किया गया तो फिर खित्ते में रहना भी मुश्किल हो जाएगा और खित्ते में खुद को मयाशी तौर पर मजबूत करना भी मुश्किल हो सकता है। राना साहब, इस वक्त जो सूरत हाल खत्ते की बन चुकी है, अफगानिस्तान के हवाले से हम किरदार भी अदा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, बनेगा क्या? देखिए यासर, जब तक अफ़गानिस्तान के ऊपर मुसल्लत है भारत, जब तक अफ़गानिस्तान के ऊपर सरसूख है इसराइल का, जब तक अफ़गानिस्तान के हुक्मरान जो है वो अमेरिका और भारत के ज़ेरे कंट्रोल है, तो उस वक्त तक अगर आप ये कहें कि वहाँ पे अमन
अमन कायम हो सकता है। अगर आप ये कहें कि वहाँ पे मामला ठीक हो सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। जिस तरह सुहेल भट्टी साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा कि ये अफगानी हुकूमत को, अफगानी हुक्मरानों को खुद सोचना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। या सर आप क्या समझते हैं, ये जो कॉन्फ्रेंस, अमन कॉन्फ्रेंस को मुलतवी किया गया है, ये वाकई कोई ऐसे हालात थे? भाई ये तो कॉन्फ्रेंस जहाँ हो रही थी वहाँ तो हालात बिल्कुल पूरा बनते। ये बाकायदा गैर मुल्की कुव्वतों के कहने पर इसको मुलतवी किया गया है और गैर मुल्की प्रेशर पर मुलतवी किया गया है। ये गैर मुल्की प्रेशर किस पे था? अफगानिस्तान के हुक्मरानों पे, जो उनके पे रोल पे हैं। अफगानिस्तान के मुतअद्दिद ऐसे आप ये समझते हैं कि गैर मुल्की प्रेशर था? भट्टी साहब आप क्या समझते हैं, इतलात क्या है कि इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है, अफगान सदर कहते हैं कि हम ज्यादा अच्छी तैयारी के साथ आना चाहते हैं, वो ज्यादा अच्छी तैयारी किस किस्म की है? यासर ये एक बड़ा ही अजीब उन्होंने बात की है। तैयारी किस बात की तैयारी? जब आपको पाकिस्तान ने काफ़ी सालों से ये कोशिशें जारी थी और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अमन के क़याम के लिए भरपूर अपना किरदार अदा किया। आज अफगान सदर को पाकिस्तान के साथ इस कॉन्फ्रेंस में बैठना चाहिए था, लेकिन अगेन आपने अपनी गैर मुल्की अकाओं को खुश करने के लिए ये इकदाम उठाया। लेकिन फिर भी इनको लौट के आना पड़ेगा। अगर अफगानिस्तान के अंदर ये अमन चाहते हैं तो इनको पाकिस्तान की जो किरदार है उसको तस्लीम करना पड़ेगा। इसके साथ जितनी पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी, जो पाकिस्तान आज तक रोल अदा कर रहा है, आज भी वाज़ेह किया गया है DGISI की जानिब से कि कुर्बानियां हम दे रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर हमले फिर भी पाकिस्तानी के ऊपर होते हैं, पाकिस्तानी फौजियों पे होते हैं, वो जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। हमने अफगानिस्तान के से आने वाले दहशत गर्दों को रोकने के लिए बाड़ लगाई, फिर भी वहाँ से पेनिट्रेशन होती है, वहाँ से फिर भी अटैक होते हैं। लेकिन मामला ये है कि ये उस वक्त सूरत हाल बेहतर होगी जब, जिस तरह कंधार के अंदर भारतीय अड्डे बंद होना शुरू हुए, सिमट रहा है भारत अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन उसकी अप्रोच और सोच वहाँ मौजूद है जिसने भारी वहाँ सरमायाकारी की थी। भारत जिसके अंदर RSS गुज़श्ता कई दहाइयों से वहाँ पर वो प्रिवेल कर रही है, जिसने अपने कौमी रहनुमाओं को नहीं बख्शा, जिन्होंने खित्ते के अंदर अमन की बात की, भाईचारे की बात की, तो वही उस सोच अपने मुल्क से निकाल कर वो दूसरे जगहों पर लेके गए, लेकिन उन्हें कामयाबी किसी सूरत में नहीं होगी। और अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन पाकिस्तान की सपोर्ट और काविशों के साथ मशरूत है। अगर अफगानिस्तान के हुक्मरान इसी तरीके के साथ भारतीय क़यादत की बातों के ऊपर अमल करते रहे तो फिर उनके लिए अपने लिए मुश्किलात होंगी, वहाँ पर अमन मुतासिर होगा। रिसेंटली आपको याद होगा जो एक रिपोर्ट सामने आई, किस तरीके के साथ भारतीय डिप्लोमेट्स को अफगानिस्तान लाने की आड़ के अंदर वहाँ पर भारी असला लाया गया, तोपों के गोले लाए गए। ये भारत क्या इकदाम कर रहा है? तो लिहाजा भारत को भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना होगी, वरना ये आग जो अफगानिस्तान में भारत फिर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भारत तक पहुंचेगी। अब माजी की रिवायती हिकमत अमली काम नहीं करेगी, अब कुछ न कुछ स्ट्रेटेजी तब्दील करके इस खित्ते के अंदर अमन को फरोग देने के लिए किरदार अदा करना होगा, वरना खित्ते के दूसरे ममालिक भी अब आंखें दिखाना शुरू हो जाएंगे। राना साहब, वज़ीर आज़म का दौरा उज़्बेकिस्तान किस नज़र से देखते हैं? स्ट्रेटेजिक ताउन के हवाले से, पॉलिटिकल और जोग्राफियाई हवाले से हमारे खित्ते के जो दीगर हमसाया ममालिक हैं उनके साथ रवाबित किस तरह बेहतर होंगे? ब्लॉक जो बनने जा रहा है, कहते हैं ईरान और तुर्की भी इस ब्लॉक में शामिल होंगे, ये ब्लॉक किस कदर अहमियत का हामिल होगा और इसमें अफगानिस्तान का किरदार किस नज़र से देखते हैं? देखें, इस ब्लॉक की अहमियत तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये ब्लॉक बनने नहीं जा रहा, ये ब्लॉक बन चुका है। ये वज़ीर आज़म का जो दौरा है, इस दौरे पे भारतीय मीडिया सारा वहाँ पहुँच गया। भारतीय मीडिया के सवाल और जवाब, भारत के कई अहम तरीन अफराद इस वक्त वहाँ पहुँच गए हैं कि किसी तरीके से इसको सबोताज किया जाए, नहीं हो सका। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमारे मुल्क के अहम तरीन अदारों के सरबराह, हमारी पाक फ़ौज, हमारे ISI, MI, सारे इदारे जो हैं वो इस पर बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये नया ब्लॉक बनने नहीं जा रहा, ब्लॉक बन चुका है। अब इस ब्लॉक से खौफज़दा कौन है? इससे खौफज़दा है भारत, इससे खौफज़दा है अमेरिका, इससे खौफज़दा है बरतानिया, इससे खौफज़दा है जाके इधर आप चले जाएं इसराइल। अब ये जो खौफज़दा है, ये अब चाहते हैं कि किसी ना किसी सूरत में पाकिस्तान को डिस्टर्ब किया जाए। और ये जो ब्लॉक बनने जा रहा है, ये सारा ब्लॉक इस कोशिश में है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम हो, अफगानिस्तान पुरअमन रहे। जब अफगानिस्तान पुरअमन रहता है तो तजारती रास्ते भी खुलते हैं। जब अफगानिस्तान पुरअमन रहता है तो वहाँ पाकिस्तान क्या इर्द गिर्द के जितने ममालिक हैं जो इस ब्लॉक में शामिल होंगे, उनकी मुआशी पोजीशन भी बेहतर होगी। जब उनकी मुआशी पोजीशन बेहतर होगी तो बहुत सी ऐसी कुव्वतें जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही थी, उनकी मुआशी पोजीशन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो मुआशी लिहाज से, जोग्राफी लिहाज से और खित्ते की बेहतरी के लिहाज से ये ब्लॉक बन चुका है। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये दौरा
ये दौरा कोई ऐसा नहीं था, ये वो वहाँ पे कुछ सैर करने नहीं गए। पाकिस्तान से बहुत से ट्रेडर्स भी उनके साथ गए हैं और वहाँ पर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई है और एक ऐसा मुल्क जिस पर कोई तवज्जो नहीं देता था। आप गौर करें, इनका तल्लक सी पैक से भी है, इनका तल्लक ग्वादर पोर्ट से भी है, इनका तल्लक उस ब्लॉक के उन तमाम हिस्सों से है जहाँ पर हमने मिलकर, पाकिस्तान ने और इस नए ब्लॉक में रशिया, तुर्की, ईरान, चाइना, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इन सब ने मिलकर जो काम करना है, ये सारा है। ये पहली सीढ़ी है। देखें कुछ दिनों बाद रूस के जो ज़िम्मेदारान है वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं, उनका पाकिस्तान आना, उसके कुछ दिनों बाद आप देखेंगे ईरान से भी एक अहम तरीन वफद पाकिस्तान आ रहा है, ईरान के बाद ताजिकिस्तान से भी आ रहा है। ये बहुत सी चीज़ें हैं और कुछ पाकिस्तान से भी लोग जा रहे हैं। तो खित्ते के अंदर एक नई सूरत जो पैदा हुई है, जो नया एक ब्लॉक बना, वो ब्लॉक तो बन गया। अब ये सारे लोग मिलकर अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। और मैं आपको बताऊँ, ये जो आप देख रहे हैं कि यूरोप जो है वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात, उनकी अहमियत को मानने पर गौर कर रहा है, बरतानिया गौर कर रहा है, दीगर मुल्क गौर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि उन्हें भी एक चीज़ नज़र आ गई है कि तालिबान एक हकीकत है और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अमन लाएगा और पूरी दुनिया के अंदर मुआशी सूरत को किसी हद तक बेहतर करेगा। अब इस सारे सिनेरियो में अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान का अहम तरीन रोल है और साथ अफगानिस्तान के अंदर जो अमन है वो अहम तरीन रोल अदा करेगा। पाकिस्तान अगर अपनी कोशिशें जारी रखता है और पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बड़े बेहतरीन इक़दाम किए हैं और इसी वजह से, इन इक़दाम की वजह से ये पहला टूर है। इसके बाद आप देखेंगे ईद के फौरी बाद दूसरा टूर, फिर पाकिस्तान कुछ लोग आएंगे और जो लोग पाकिस्तान आएंगे आप उनकी अहमियत देख लेंगे और आपको खित्ते में आप ये बात करना कि नया ब्लॉक बनने जा रहा, नहीं, नया ब्लॉक बन चुका है। अब नया ब्लॉक अपनी नई हिकमत अमली बना रहा है और इसी हिकमत अमली के तहत आप देखेंगे कि अमन भी होगा और कई कुव्वतों को शिकस्त भी होगी। बड़ी कुव्वतें अगर सबक सीखना चाहें तो एक लम्हे से भी सीख सकती हैं। अब 2 दहाइयों में वो सीख रही हैं। जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। राव साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में जो शामिल हर मुल्क है, पाकिस्तान ले लें, ईरान ले लें, अफगानिस्तान ले लें या उज़्बेकिस्तान, रशिया ले लें, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में सब के सब खटकते हैं। इनकी मजबूती कितनी देर पा हो सकती है? देखिए यासिर, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ कि हम रीजनल इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं और उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसको रोकने का मतलब ये है कि जो जियो इकोनॉमिक जो हम बात करते हैं, जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक की तरफ जो ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करते हैं, उसको वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ी पावर, यकीनन उनके अपनी रिजर्वेशन ज़रूर होंगी, लेकिन जहाँ उनको पैसा मिल रहा होगा, जहाँ उनके कारोबार फ्लोरिश कर रहे होंगे, उनके कंपनियों के कारोबार चल रहे होंगे, तो वो कभी इस चीज़ को उस तरह से डिस्टर्ब नहीं करेंगे जिस तरह वो उस जगह पे करते हैं जहाँ उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उस तरह से नहीं होता। अमेरिका जब इन्वेजन हुआ रूस का, उसके बाद अमेरिका ने जो स्ट्रेटजी बनाई वो बेसिकली एनर्जी कॉरिडोर के लिए यहाँ पे उसने लड़ाई सारी जितनी सपोर्ट की उसके लिए की कि ये एक दफ़ा खुल जाए, हमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक एक्सेस मिल जाए और फिर वहाँ से हम एनर्जी कॉरिडोर क्रिएट करेंगे। ये आइडिया उनका भी था, जो अब हम भी जिसके बारे में हम सीरियसली काम भी कर रहे हैं सारा। तो यूनोकोल कंपनी ने आके यहाँ पे ठेका भी ले लिया था रूस के जाने के बाद, लेकिन वो समाव वो नहीं हो सका। तो ये एनर्जी कॉरिडोर जो है ना, नॉर्थ साउथ हम सीपैक पे जा रहे हैं, लेकिन ईस्ट वेस्ट पे अगर आपका नहीं होगा तो वो इफेक्टिवली ये पूरी कनेक्टिविटी नहीं होगी। इसमें शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारे लोकल म्यूचुअल ताल्लुकात हों, कॉपरेशन हो, ये सारी चीज़ें इस तरफ जा रही हैं। और ये बुनियादी बात है जो भारत पे, जिस पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि भारत की हटदर्मी की वजह से ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो अगर भारत इसमें हटदर्मी ना दिखाए तो अब हम उस फेज में दाखिल हो चुके होते जहाँ अमलन हम ये सारी तजारत और बाकी चीज़ें इसको हम फ़रोग़ दे रहे होते। के जो ममालिक हैं सिर्फ उन्हीं का ही मफाद नहीं है, दीगर ममालिक का भी मफाद है, इसलिए भारत को अपनी हटदर्मी से पीछे हटना होगा। भट्टी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ से देखिए, जो इस वक्त अफगान क़यादत जो अपने आप को इस प्रोसेस से दूर करने की कोशिश कर रही है, उसके पीछे यकीनन भारत, अमेरिका और बरतानिया की स्ट्रेटजी है। और भारत क्यों बुखलाहट का शिकार है? एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कि 92 न्यूज़ ने 11 जुलाई को हमने ब्रेक की। होने क्या जा रहा है? हमने ब्रेक किया 11 जुलाई को कि प्राइम मिनिस्टर आला सतही वफद के साथ ताशकंद जा रहा है उज़्बेकिस्तान के दौरे के ऊपर, जहाँ पर पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ ट्रांजिट ट्रेड का एग्रीमेंट करने जा रहा है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तानी ताजरों को और उज़्बेकिस्तान समेत सेंट्रल एशिया की 5 रियासतों को पाकिस्तान की मार्केट और दुनिया की मार्केट तक पाकिस्तान के रास्ते, ज़मीनी रास्ते जैसे रसाई मिलने जा रही है। ये एग्रीमेंट, इससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान के रास्ते से ये सब कुछ होना है।
$90 अरब की मार्केट है सेंट्रल एशियन स्टेट की। ये डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया गया है। और ये रसाई उज़्बेकिस्तान समेत 5 वेस्ट एशियाई रियासतों और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के रास्ते से मिलनी है। ये परमिशन पाकिस्तान को पहले से हासिल थी राहदारी की अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, लेकिन अफगानिस्तान ने इसको कभी इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहरा किया और इस राहदारी के तहत दुनिया तक अफगानिस्तान को रसाई दी थी। दुनिया से मुख्तलिफ मसनूआत अफगानिस्तान गई, लेकिन पाकिस्तान के ताजरों को, पाकिस्तान के हैवी ट्रक्स को अफगानिस्तान से गुजरकर सेंट्रल एशियन स्टेट तक नहीं जाने दिया गया। अब उज़्बेकिस्तान के साथ जो माहिदा हुआ है, पाकिस्तान के ट्रक्स, पाकिस्तान के ड्राइवर्स को रसाई होगी अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशियन स्टेट तक। तो ये एक बड़ा गेम चेंजर मनसूबा है उज़्बेकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके ऊपर दस्तखत हो चुके हैं। इसके अंदर ताखीर रोड अटकाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन यह अब हकीकत का रूप धारने जा रहा है। यही वजह है कि जो भारत की बुखलाहट है, अमेरिका, बरतानिया और अफगान क़यादत मिलकर इसके अंदर रुकावटें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन एक गेम चेंजर एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर खित्ते की दीगर पावर भी शामिल है। इससे अफगानिस्तान को बहुत बड़ा फायदा होगा, अफगानिस्तान की मुआशी खुशहाली के हवाले से। गेम चेंजर मंसूबा तो ये है, लेकिन इसके लिए अफगानिस्तान में अमन होना बहुत जरूरी है। अमन होगा तो ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुंच सकता है। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर की तारीख साज असम्बली के इंतखाबात की कंपेन के हवाले से, जिसमें ज़ुबान जो इस्तेमाल की जा रही है उसके असरात जो आ रहे हैं वो बहुत गलत से आ रहे हैं। आज मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि मैं भी ज़ुबान गलत इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन मेरी परवरिश उस तरीके से नहीं हुई, मैं वैसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करूँगी, वैसे अल्फाज का चुनाव नहीं रखूँगी। लेकिन अब तक जिस तरह के बयानात दिए गए, जिस तरह कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आने वाले दिनों में मजीद अगर सूरत हाल तशवीशनाक होती है तो जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? किसका किरदार था जो इस दौरान अमल में आना चाहिए था और इकदाम आगे बढ़ने चाहिए थे कि सूरत हाल पे काबू पाया जा सकता? राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, आज मरियम साहिबा के हवाले से जो एक इकदाम सामने आया कि माइक मारा गया, और गुज़श्ता दिनों में देखें कि जिस तरह वज़रा के ऊपर पथराव किया गया, आने वाले दिनों में फिर धमकियां दी जा रही हैं कि हमारे हल्के में दाखिल होकर दिखाओ। ये रोज़ बरोज़ कशीदगी, तशवीशनाक सूरत हाल, ये कहाँ पे ले जाएगी? देखिए यासर, बिल्कुल आपने दोस्त कहा, आज जो मरियम साहिबा के साथ हुआ और मरियम साहिबा को वहाँ पे ख़िताब नहीं किया, बल्कि गाड़ी के अंदर चले गई, उनके गार्ड उन्हें लेकर वहाँ से निकल गए। वहाँ पे उन्होंने ख़िताब करना था, ख़िताब नहीं किया, आगे चले गई। और आज उनके जलसे में आप देखें कि जो आबद रज़ा कोटला ले आए, उनके साथ जो लोग थे वो कितने मुसल्ला थे, वहाँ पे कितने मुसल्ला लोग हमें देखने में मिले। कहाँ गए वहाँ के अदारे, कहाँ गया इलेक्शन कमीशन, कहाँ गया वहाँ पे ज़ाब्ता अखलाक पर अमल कराने वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर, कहाँ गए? कोई हमें नज़र नहीं आया। एक रोज़ पहले फायरिंग होती है, पथराव होता है, आज ये होता है। लेकिन मेरे पास जो इतला है ये है कि यासर कि आज नोटिस जारी किए जा रहे हैं इन तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को, और इनसे एक एफिडेविट मांगा जा रहा है दोबारा से। एफिडेविट ये होगा कि वो पुरअमन रहेंगे, इश्तिशाल अंगेज़ तकारीर नहीं करेंगे, अपने जलसे जुलूसों को सिर्फ अपनी कंपेन तक रखेंगे, किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। मना नहीं होना, इन्होंने एफिडेविट भी दे देंगे, किसी कोई उस बात पे अमल भी कर लेंगे, लेकिन अमल कितना करेंगे? लिखाई के हद तक खत किताबत की हद तक, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाना। क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप चाहता है कि कश्मीर का इलेक्शन मुतनाज़ा हो। कश्मीर का इलेक्शन अगर मुतनाज़ा होता है तो मुस्लिम लीग नून की ये जीत है। अगर कश्मीर का इलेक्शन मुतनाज़ा नहीं होता और पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो जाता है तो मुस्लिम लीग नून के पास आगे खेलने के लिए, आगे सियासत करने के लिए कोई चीज़ नहीं रहेगी। लिहाजा ये हर सूरत में चाहते हैं। और अब मेरे इतलाब ये भी है कि मैंने जिस तरह कल भी कहा था कि हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से भी, और कश्मीर के अंदर अहम अदारे जो हैं जो कश्मीर के अमन में बड़ा रोल अदा करते हैं, उनकी तरफ से बड़ा सख्त पैगाम सबको जाने लगा है। बल्कि अब तक शायद ये पैगाम सबको जा चुका हो कि आप कंट्रोल करें अपने आप को और कश्मीर के इलेक्शन को मुतनाज़ा और पुरतशद्दुद ना बनाएं, क्योंकि पुरतशद्दुद बन चुका है यासर। इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप देखें कि इस वक्त 3 जगह पर मज़ीद झगड़े हो चुके हैं।
सूरत हाल ही बड़ी ख़राब हो चुकी है। वहाँ पर एक दूसरे के दफातर पर पथराव शुरू हो गया, एक दूसरे के परचम उतारने शुरू हो गए हैं, एक दूसरे के बैनर उतारने शुरू हो गए हैं, एक दूसरे के रास्ते में खड़े होकर नारेबाजी शुरू हो गया। ये कश्मीर की तारीख में ऐसा नहीं होता था। कश्मीर के इलेक्शन हमेशा पुरअमन होते थे। कश्मीर के इलेक्शन में को हारे या जीते दोनों उम्मीदवार एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन ये पहला इलेक्शन है कि वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो, आज़ाद उम्मीदवार हो, कोई भी वहाँ पे हो, यही एक सूरत हाल जा रही है। लेकिन अब वहाँ पे एक सख्त एक्शन होने जा रहा है। आज एक्शन शुरू हो गया है। अगर इस एक्शन के बाद भी कोई हालात बेहतर नहीं होते तो फिर 25 जुलाई जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर नहीं होगी। जैसे राव साहब, आप ये देखिए कि हमारे मुल्क में हर वज़ीर आज़म और रहनुमा जो है वो वतन फरोश है, ज़मीर फरोश है, बेकाऊ है, नाअहल है, डाकू है, गद्दार है। ये इल्ज़ामात हैं जो एक दूसरे पर लग रहे हैं। इसका बुनियादी तौर पे फ़ायदा तो आप अपने पहले दुश्मन मुल्क को दे रहे हैं। दूसरा, आम सतह पे अवाम पर क्या आप असर डाल रहे हैं? अवाम से क्या तवक्को रखते हैं कि वो फिर किस तरह का रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, ये इंतहाई अहमकाना सोच है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख ना लोग पढ़ते हैं ना उससे सीखते हैं। पाकिस्तान की तारीख में कैसे कैसे इल्ज़ाम लीडरों पे नहीं लगे। भुट्टो साहब पे पाकिस्तान तोड़ने का इल्ज़ाम लगा, 77 के इलेक्शन में उन पे धांधली का लग गया, लेकिन स्टिल उन्होंने स्वीप किया वो सारे। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो के बारे में क्या कुछ नहीं कहा जाता रहा, गद्दार कहा जाता रहा। इवन नवाज शरीफ खुद देखे, जब वो मुशर्रफ के दौर में चले गए थे, वापस आके फिर इलेक्शन जीते। तो इस किस्म की बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बिल्कुल बेतुकी किस्म की चीज़ें हम करते हैं और एक ख़ास नैरेटिव, वो क्या कह लें कि मक्खी पे मक्खी मारने वाली बात है। कोई नई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई पुरानी बातें। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वो अपनी कारकर्दगी की बात करे। PTI जो है उसके पास गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जीता है उसने, KP की अपनी मिसालें जैसे वो देते थे पाकिस्तान के इलेक्शन में देते थे, वहाँ पर उसकी बात कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान को जैसे बदल रहे हैं या KP को बदला है, गिलगित बल्तिस्तान में जैसे हम कर रहे हैं तरक्याती काम, हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हम रिटोरिक में पड़ जाते हैं, वही घसी पिटी बातें जो इलेक्शन कैंपेन में ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं करती। कश्मीर के इलेक्शन में ख़ास तौर पे जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसका एक वैसे ही वहाँ पे एज होता है, उसको वहाँ पे उसकी हुकूमत बनने के 99% चांसेस होते हैं। मरियम का ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगा, उनका एक आप पैटर्न देखें। मरियम बाहर जाने के लिए बहुत बेताब है शुरू से ही, जब से अब्बा हुजूर गए उसके बाद से वो कोशिश कर रही हैं कि वो भी बाहर चली जाएं। पहले उन्होंने फ़ौज को निशाना बनाया कि शायद फ़ौज की वजह से हम नहीं जा रहे। उन्होंने उनके सरबराह को, DGI-SI को ज़ाती तौर पे तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने जब सब्र ज़ब्त का मुजाहरा किया, कोई जवाब नहीं दिया उसका। उन्होंने कहा जी इदारे पे कोई बात होगी तो हम जवाब देंगे। तो उनको अब ये शायद समझ आ गया कि शायद इमरान खान की वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रही। अब उन्होंने इमरान खान को निशाने पर रख लिया कि एक इंतहाई अहमकाना किस्म की अप्रोच नज़र आती है मुझे कि इमरान खान को बुरा भला कहेंगे तो ये ज़िद चौके शायद किसी दिन कह दे अच्छा इसको बाहर भेज दो। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होने लगा है, अगर ये उनकी सोच इसमें इस किस्म की कोई है। मुझे इससे ज़्यादा उनकी कोई अप्रोच नज़र नहीं आती, क्योंकि बहुत सती किस्म की अप्रोच रही है थ्रू आउट। उनके पोलिटिकल हवाले से मैच्योरिटी नहीं नज़र आती, बहुत ही सती किस्म की गुफ्तगू और सती किस्म की अप्रोच की वजह से वो कोई बहुत बड़ा गेन कश्मीर में भी हासिल नहीं कर पाएंगी और ज़ाती हवाले से भी कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं ले पाएंगी। ज़ाती हवाले से कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं ले पाएंगे। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त मजमूई तौर पे 3 बड़ी जमातों के बयानात देख लें और फिर हम बिलखुसूस बात कर लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के हवाले से। पीपल्स पार्टी ने जितने जलसे किए, हदफ़े तनकीद वफाकी हुकूमत और PMLN रही, लेकिन PMLN के जितने जलसे हम देख लें, हदफ़े तनकीद सिर्फ वफाकी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी को हदफ ना बनाने के पीछे मंतिक क्या नज़र आती है? यासे देखिए, इसके पीछे ना कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न भी है। मेरे ख्याल में गुज़श्ता 5-6 सालों से अपोजिशन और हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करूँ, हर पल, हर लम्हा, हर दिन वो एक ऐसे मूड में होते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ शुला बयानी का इस्तेमाल, सख्त से सख्त, कड़े से कड़े अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए अवाम के अंदर अपनी पजीराई हासिल करने की कोशिश का सिलसिला यहाँ जारी है। एक उनका मिजाज बन चुका है हमारी तमाम सियासी जमातों का, बदकिस्मती के साथ। लेकिन यहाँ पर गुज़श्ता 3 हफ्तों का अगर आप टाइम देखें तो पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर हों या अपोजिशन रहनुमा हों, यहाँ पर उनका लबो लहजा काफ़ी बदला हुआ है, काफ़ी बेहतर है। कुछ नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बाद भी बेहतरी आई। शायद ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि सबका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, शायद वो वजह हो। लेकिन जो उनकी यहाँ फ्रस्ट्रेशन कई सालों से जारी थी, सब जमातें यहाँ वो फ्रस्ट्रेशन लेके AJ के जहाँ पहुँची जहाँ पर इलेक्शन की तैयारियाँ जारी थी। बदकिस्मती से जो माहौल यहाँ पर था, सियासी माहौल, जो यहाँ की
जहाँ पे जो मुकाबला के रुझान था वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था। मुल्क दुनिया भर के सियासी मुबस्सरीन की नज़रें कश्मीर के इलेक्शन पर जमी हुई हैं और वहाँ पर जिस राव साहब ने बहुत अच्छी बात की, आप तरक्याती मंसूबों के हवाले से और कश्मीर काज के हवाले से आप बेहतरीन, हर जमात अपने मंशूर के हवाले से बात कर सकती थी और शोबों के लिहाज से बात करने का बड़ा मार्जिन था। लेकिन लगता यह है कि जो भड़ास यहाँ पर नहीं निकाल पा रहे, बदकिस्मती से वहाँ पर जाके वो उन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ है और जो वहाँ पर मंजर हमें देखने का मौका मिला, पहले हमें नहीं कहीं वो देखने का मौका नहीं मिला, दुनिया ने भी उसको ऑब्जर्व किया। और गुज़श्ता जो हमने लास्ट वीक प्रोग्राम किया था वहाँ पर भी हमने सब ने ये हमारा इत्तफाक था इस बात के ऊपर कि ये लबो लहजा कश्मीर काज को सूट नहीं करता, कश्मीरियों को सूट नहीं करता। आप गलत तरीके से एक दूसरे के खिलाफ अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कि अपनी वहाँ पर हमने हुकूमत बनानी है, तो ये रवैया तर्क करना चाहिए। अभी भी कुछ वक्त है कि इलेक्शन मुहिम, अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन पुरअमन तरीके से ये अपने इंजाम को पहुंचे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें, जैसे यहाँ पर कुछ आपने अंडरस्टैंडिंग की है कि हमने बेहतर सियासी साजगार माहौल बनाना है, तो कश्मीर के इलेक्शन जिसको दुनिया भर देख रही है, तो उसके लिए भी बैठ के सबको एका करें कि हमने अब थोड़ा सा ब्रेक लगाएं और पुरअमन तरीके से कश्मीर के इलेक्शन का इनेकाद करवाएं। नफरत और जिस किस्म की हम सियासत वहां पर फरोग देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेहतर नहीं है। नफरत और इस तर्ज़े सियासत को तर्क करना होगा और एक एजेंडा तय करके फिर उस पर आगे बढ़ना होगा। और हुकूमती रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ कि जब हम पे इल्ज़ाम लगेंगे तो इल्ज़ाम का जवाब तो आएगा, जवाब शिकवा तो आएगा, तो इस तरह की सियासत को तर्क करना होगा। एक फरीक को इस वक्त मुजाहिरा ऐसा करना होगा बुर्दबारी का कि दूसरा फरीक ठंडा हो सके और मामला अफहाम तफहीम से हल हो सके। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर भी बात करेंगे कि महंगाई क्यों है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर अवाम किस हद तक परेशान है, इस बारे में बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम कुछ बात करेंगे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से अवाम किस हद तक परेशान है, हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो किस हद तक वैलिड है कि इस वक्त खित्ते के दीगर ममालिक में पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से जो इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा वो किस हद तक खतरनाक है। राना साहब की जानिब बढ़ेंगे। राना साहब, आज मरियम नवाज साहिबा ने आज़ाद कश्मीर बरनाला में खिताब करते हुए ये कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है, पेट्रोल की कीमत 73 सालों में कभी 118 पे नहीं गई। अब बंदा पेट्रोल डलवाए, घर का किराया दे, अपने अखराजात करे, अशियाए खोरनोश खरीदे, अवाम जाए तो जाए किधर। अब अगर यही बयानिया हुकूमत के खिलाफ अपना लिया जाए तो ये हुकूमत के लिए किस हद तक मुश्किलात का बाइस बन सकता है? देखें, ये बयानिया तो हुकूमत के खिलाफ बेइंतहा मुश्किलात का बाइस बन सकता है। मुझे नहीं समझ आई कि हुकूमत को कौन ये मशवरे देने वाला है। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ानी भी थी तो ये वक्त नहीं था जब कश्मीर के इलेक्शन बिल्कुल सर पे हैं, आपकी इलेक्शन कैंपेन चल रही है, आपके वज़रा वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और आपकी इलेक्शन कैंपेन इस बुनियाद पे है कश्मीर की जंग हम किस तरह ला रहे हैं और हमने पाकिस्तान के अंदर लोगों को क्या रिलीफ दिया है। तो इसके बाद तो रिलीफ बचता ही नहीं। मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कम हो तो बाकी किसी चीज़ की कीमत कम नहीं होती, चीज़ों की कीमतें वहीं पे रहती हैं। पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो तो तमाम अशिया की कीमतें जो हैं वो आसमान को पहुँच जाती हैं। ना यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम है, ना यहाँ पे कोई ऐसा इदारा है, ना प्रेस कंट्रोल कमेटियाँ इतनी मुतहरक हैं कि इसको कंट्रोल कर सके। देखें, वहाँ बिजली की कीमत बढ़ी, गैस की कीमत बढ़ी, उसके बाद अब पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद यासर मुझे कोई एक चीज़ ऐसी दिखा दे जो सस्ती है। पहले ही प्याज, अदरक, ये सारा लहसुन, ये सब महंगा हो चुका था, टमाटर महंगे हो चुके थे, ईद करीब आते ही। अब इस कीमतें बढ़ने से मुझे हर एक चीज की कीमत में इजाफा हो गया। अब व्यापारियों को एक बहाना मिल चुका कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा मैं मजे वाली बात है यासर, मैं जेन्युइन कह रहा हूं। मैंने एक व्यापारी से पूछा, मैं कहा यार बकरा इतना महंगा क्यों है? वो कहता है पेट्रोल महंगा। मैं कहा यार बकरा पेट्रोल पे चलता है, ये क्यों महंगा? मतलब ये कि उनकी सोच है कि हम जिस ट्रक में लेके आते हैं उसका किराया बढ़ गया जनाब। यहाँ पे जो है वो चारा जो है बकरों का वो बड़ा महंगा है, फलां चीज़ बड़ी महंगी है, फलां चीज़ बड़ी महंगी है। हुकूमत मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ मेरा ख्याल है ये हुकूमत देखती है ना, जब उनके सियासी मुखालफिन जो है वो आपस में तकसीम हो गए हैं, सियासी मुखालफिन जो है वो उन्हें मौका दे देते हैं कि हुकूमत के खिलाफ टारगेट बना सके। राव साहब, आप क्या समझते हैं? एक तरफ हुकूमती मौक़िफ़ ये कि खित्ते में पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। मैंने आज क्रॉस चेक किया तो खित्ते में पाकिस्तान की जो पेट्रोल की फी लीटर कीमत बनती है वो $0.707 बनती है। ये दीगर खित्ते के ममालिक से कम कीमत है। हमारे खित्ते के दीगर ममालिक की भी कीमत इतनी ही है। तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ के खित्ते में कीमत बढ़ चुकी है और दूसरा इसका इम्पैक्ट अवाम पे क्या देख रहे हैं?
देखिए ये बिल्कुल कोई अक्लमंदाना बात नहीं है कि आप ये आर्गूमेंट दें जी फ़लाँ मुल्क में इतनी है और फ़लाँ मुल्क में इतनी है, तो ये तो कोई कंपैरिजन नहीं है। कल को वहाँ पे कम हो जाएंगी तो आप क्या करेंगे? आप फिर डॉलर की प्राइस को भी इसी तरह कंपैरिजन करें जिस तरह दूसरे मुल्कों में है। आपकी करेंसी वीक क्यों है, फिर उस तरह हर चीज़ का इस तरह से तकाबुल करना शुरू कर दें। सब्जियों की प्राइस का भी इसी तरह से तकाबुल करें, बाकी चीज़ों का भी इसी तरह से करें। ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। बुनियादी तौर पर एक मसला है जो मुझे नज़र आ रहा है कि ट्रेडिशनल किस्म की जो टैक्स कलेक्शन का एक सिस्टम है वो उस पर चले गए हैं। ये 90s में भी होता था, पेट्रोलियम लेवी की मद में उस वक्त जब 500 अरब का बजट होता था, 80 अरब रुपए तकरीबन इससे आते थे पेट्रोलियम लेवी से। अभी भी मुझे लग रहा है कि ये बजट के घाटे टोटे पूरे करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पहले इन्होंने थोड़ा स्क्वीज़ किया शायद बजट की वजह से या और चीज़ों की वजह से, लेकिन अब फिर दोबारा से वही पेट्रोलियम लेवी पे फिर इंसार करने जा रहे हैं कि वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करें। रैशनल जो तरीका है वो करना चाहिए। आप जो उस पर मार्जिन आप देते हैं उसको आप रिकन्सिडर क्यों नहीं करते? आप ओवरऑल जो आपकी प्रोडक्शन है जो हो रही है, उसकी खपत हो रही है, उस हवाले से क्यों नहीं करते? फिर अगर आपको बढ़ाना मजबूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राना साहब ने जो पॉइंट आउट की, हमारे ट्रेडिशनली ये पता है, हर बंदे को पता है, गली मोहल्ले में भी पता है, हुक्मरानों को तो ख़ास तौर पे पता है कि आप 8 आने अगर बढ़ाते हैं ना चीज़, तो एक छल्ली जो 15 रुपए की वो 20 रुपए की हो जाती है। वो कहते हैं कि जी पेट्रोल महंगा हो गया या डीजल महंगा हो गया। ये एक आर्गूमेंट चलता है यहाँ पे और रिवर्स नहीं होता वो। तो ये एक इम्पैक्ट, उस इम्पैक्ट को रोकने की फिर कोशिश करें कि वो इम्पैक्ट उस तरह से ना आए। पेट्रोल और डीजल की कीमत का पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन पे, चले जी आप थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। भरे हुए ट्रक के ऊपर अगर छल्लियाँ लदी हुई हैं कई मन, तो उसमें एक छल्ली पे कितना इम्पैक्ट आ जाएगा? 10 पैसे का आ जाएगा, आप 5 रुपए बढ़ा देते हैं उसको। तो वो इसको कंट्रोल करने की तो कम से कम कोशिश करें। अगर इसको कंट्रोल करने की जरूरत है ताकि इम्पैक्ट बुरा ना पड़े। आवाम जो मुश्किलात से दो चार हो चुके हैं, जिनकी कुव्वत खरीद खित्ते के दीगर ममालिक के शख्स की कुव्वत खरीद जैसी नहीं है, तो वो मुश्किल में ना आए, तो इसलिए हुकूमत को मजीद मजबूत स्ट्रेटेजी अपनाना होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नैब के हवाले से। नैब ने एक नई तहकीकात का आगाज किया। पोर्ट कासिम पर अरबों रुपए के स्कैंडल की तहकीकात है। इंकशाफ ये हुआ कि भारतीय सरमायाकारों को वहां तक रसाई दी गई। अब वहां का जो चीफ कलेक्टर है और चीफ कलेक्टर कस्टम्स और पोर्ट कासिम अथॉरिटी के जो सरबराहान हैं, उनसे रिकॉर्ड मांगा गया 8 साल का। मामला है क्या, इसके पीछे कौन से अनासर हैं, उनको रसाई किस तरीके से मिल सकी? भट्टी साहब की जानिब बढ़ेंगे। भट्टी साहब, अब तक की तहकीकात क्या कहती हैं और इसमें कितने होशरुबा इंकशाफात होना बाकी हैं? यासे देखिए, बंदरगाहें किसी भी मुल्क का स्ट्रेटजिक असासा होने के साथ साथ बहुत हसास नेचर की होती हैं, जो कि आपकी न सिर्फ ट्रेड बल्कि आपके डिफेंस से रिलेटेड भी उनका बड़ा किरदार होता है। पोर्ट कासिम पाकिस्तान की हसास और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर एक प्राइवेट टर्मिनल है जिसका नाम QICT है। यहाँ पर इंतहाई खामोशी के साथ DP वर्ल्ड कंपनी के जरिए से 2 भारतीय शहरियों को रसाई दे दी गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल करके। दस्तावेज के मुताबिक एक डायरेक्टर का नाम रिजवान सुल्तान अली सुमर, जिन्हें चेयरमैन बोर्ड बना दिया गया, और दूसरे का नाम दीवान मनकोडी, इन्हें लाया गया। इन दोनों शख्सियात का बैकग्राउंड सुन लीजिए। एक साहब जो पहले ये हैं रिजवान सुल्तान अली सुमर, ये भारत में APM टर्मिनल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के हेड रह चुके। वहाँ पर भारत के इलाके गुजरात में एक पोर्ट के डायरेक्टर रह चुके थे, और इसके साथ एक मार्क्स लाइन इंडिया में इन्होंने खिदमात सर अंजाम दी। दूसरे दीवान मनकोडी जो हैं वो इंटरनेशनल कंटेनर नोवा इंटरनेशनल कंटेनर इंडिया के अंदर काम किया, रिकॉग्नाइज्ड भारतीय, इनको एक्सेस दी गई, इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली। मामला SCCP तक पहुंचा कि इनके अप्रूवल दें। SCCP ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए वजारत दाखिला से रजू किया। वजारत दाखिला ने इनको रिजेक्ट कर दिया कि इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हो सकती, इनको तब्दील किया गया। उसके बाद आज भी जो इस कंपनी को बैक एंड से एक बैरून मुल्क से कंपनी ऑपरेट कर रही है, वहां पर भी भारतीय शहरी बदस्तूर मौजूद हैं। ये शिकायत मसूल हुई थी चेयरमैन नैब को, जिन्होंने ये मामला रेफर किया था नैब कराची के हवाले। और अब नैब ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल करने के बाद इस मामले के ऊपर कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है, जिसकी सरबराही कर रहे हैं सलाहुद्दीन मुगल, आउटस्टैंडिंग ऑफिसर हैं। अब इसने एक खत लिखा है चेयरमैन पोर्ट कासिम को और उसके साथ चीफ कस्टम्स कलेक्टर को। QICT से मुतल्लिक उन्होंने तमाम रिकॉर्ड मांगा है, और मुबैना तौर के ऊपर इस मामले का जो वॉल्यूम है 2013 से 20 के दौरान तकरीबन 600 अरब रुपए से जायद है, और इसके साथ एक गैर मुल्की शिपिंग कंपनी का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, जिसको अब नैब अनअर्थ करेगा। अब नैब ने इनसे रिकॉर्ड क्या मांगा है, चूंकि बड़ी कंसर्न हुए हैं न सिर्फ रेवेन्यू के हवाले से, बल्कि किस तरीके के साथ इस कंपनी के अंदर भारतीय शहरियों को रसाई दी गई।
जिनका आज भी बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान में जब उनका प्लान नाकाम हुआ तो अब बैरून मुल्क बैठ के वो ऑपरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर हसास डाटे तक उनको रसाई आज भी हासिल है। तो उसकी अब तहकीकात करेंगी और नैब ने जो डीपी वर्ल्ड कंपनी के साथ QICT का ताल्लुक है उससे मुतल्लिक भी चेयरमैन पोर्ट कासिम अथॉरिटी से उन्होंने तमाम रिकॉर्ड मांगा है। अब तक नोटिस कितने अफराद को भेजेगा? रिकॉर्ड भी मांगा गया है। देखिए जो चेयरमैन पोर्ट कासिम अथॉरिटी है उन्हें नोटिस भेजा गया है, चीफ कस्टम कलेक्टर को भेज के मेजर मालूमात जो है वो उनसे सारी तलब की गई हैं कि बैरून मुल्क कंपनी ने अब तक कितना मुनाफा मुंतकिल किया है, चाहे वो प्रीमियम के शक्ल में हो। सिंध रेवेन्यू बोर्ड को GST की मद में जितनी रकूम जमा करवाई गई हैं, जितना इसने काम किया है उसकी रिकॉर्ड मांगा गया है। जिन्होंने स्कैनर्स इंपोर्ट किए, जो इन्होंने गिफ्ट किए, उसका रिकॉर्ड मांगा गया। और उसके बाद कस्टम्स हकाम को यहाँ पर अपने पोर्ट टर्मिनल 1 और 2 के ऊपर कुछ रिहाइशें दी गई थी, उसका रिकॉर्ड मांगा गया कि उनको क्यों फैसिलिटेट किया गया। इसके साथ साथ ऑडिट रिपोर्ट्स मांगी गई हैं और अब तक कोई शोकाज नोटिस हुआ QICT को और उसके साथ कोई मजीद कार्रवाई हुई, उसका सारा रिकॉर्ड भी नैब की टीम ने तलब किया है। अब कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन की टीम इस सारे मामले को देख रही है कि 2013 से लेकर 2020 के दौरान इस निजी कंपनी के भी तकरीबन 30 से 35 अफसरान हैं, उनका रिकॉर्ड इसके साथ मुंसलिक है। अगले मरले के अंदर जितने उन्होंने बैरून मुल्क दौरे किए, जहां पे उनकी दुबई के अंदर जिन जिन लोगों से मुलाकातें हुई, और इस सारे मामले को भी उसका जायजा लिया जाएगा मरलावार। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब अब तक जो नोटिस सर्व किए गए हैं पोर्ट कासिम अथॉरिटी को और उसके साथ कस्टम्स हकाम को, पहले रिकॉर्ड फराहमी के अंदर भी लेतो लाल से काम किया गया। ज़राए का कहना है कि बहुत कोशिश की गई कि मतलूबा रिकॉर्ड नैब तक ना पहुंचे, लेकिन DG नैब कराची की हिदायत के ऊपर अब पोर्ट कासिम अथॉरिटी को कन्वे किया गया है कि आप सारा रिकॉर्ड देने के पाबंद हैं। अगर कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने ये रिकॉर्ड पेश नहीं होगा और आपके नुमाइंदे अपेयर नहीं होंगे तो नैब कानून के मुताबिक आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये वो मामला है जिसको शफाफ अंदाज में इसकी तहकीकात पाया तकमील तक पहुंचना जरूरी है, जिससे कौमी खजाने को अब तक कितना नुकसान पहुंचा, सिक्योरिटी के हवाले से कहां कहां कंप्रोमाइज किया गया, कहां कहां कस्टम्स हुकाम के लोग इन्वॉल्व हैं, कहां पर एक गैर मुल्की शिपिंग लाइन इसके अंदर इन्वॉल्व है, किस तरीके के साथ पाकिस्तानी ताजरों से इजाफी वसूलियां की गई। तो ये सारा मामला अब आएगा नैब के सामने, तो जिससे मेरे ख्याल में जो हमारी मुआशरत के ऊपर ताजरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेज के ऊपर, वो मामला भी आने वाले दिनों में इससे रिजॉल्व होगा। और एक वक्त में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंडस्ट्री के सदर ने भी प्राइम मिनिस्टर को, चेयरमैन FBR को लिखा था कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन अब बिलाखिर अब जाके वो मामले की तहकीकात होना शुरू हो चुकी है। शफाफ तरीकाकार के जरिए इसकी तहकीकात हों और ये मामला पाया तकमील तक पहुंचे, जिनको सहूलियात मिलनी है उन्हें सहूलियात मिलें, और जो अनासर के फरे किरदार तक पहुंचने हैं, जिनकी निशानदही होना है, वो निशानदही हो पाए। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी साहब, राव खालिद साहब और राना मोहम्मद अजीम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे यासिर रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।